दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना, बिहार में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सरकार ने 24 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने और सम्राट कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9,748 करोड़ रुपया को मंजूरी दी है। उसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 198 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी भी दी है। समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडी अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके अलावा अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री बुजुर्गों के लिए आसान, घर बैठे कर सकेंगे रजिस्ट्री। पटना, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले बिहार की राजनीति में नया उबाल आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो के प्रसारित होते ही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार की इच्छा इस चुनाव में प्रचार करने की बिल्कुल नहीं थी और उनसे दबाव बनाकर यह वीडियो तैयार कराया गया है। वहीं प्रशांत किशोर ने इसे फेक वीडियो करार दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कभी बेमौसम बारिश तो कभी ओलावृष्टि देश के किसानों को हर रोज अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश फसल को बर्बाद कर देती है तो सूखा किसानों की कमर तोड़ देता है। ऐसे किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। मुसीबत में देश के अन्नदाता की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं ताकि प्राकृतिक आपदा आने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। पटना, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा धांधली के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के 3 जिलों पटना, पूर्णिया और लखीसराय में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित अदालत का गठन किया है। दूसरी तरफ नीट प्रकरण के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के बाद महाधिवक्ता एसडी संजय ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। पटना सिविल कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए जेल में बंद प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का आदेश भी दे दिया है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आईपीआरडी के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने बिहार में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री 20 नवंबर 2026 को सकरी और रैयाम की 2 चीनी मिलों का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीनी मिलों की स्थापना के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गन्ना किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। पटना, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बेऊर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात पटना के कौटिल्य नगर स्थित राबड़ी देवी के निजी आवास पर हुई। छात्र आंदोलन से जुड़े एक मामले में 25 जुलाई को पुलिस ने तेज प्रताप को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में तेजस्वी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। जेल से रिहाई के बाद समर्थकों के स्वागत के बीच तेज प्रताप सीधे परिवार से मिलने पहुंचे, जहां 2 महीने बाद दोनों भाइयों की यह आमने सामने की भेंट हुई। दिल्ली की महिलाओं के लिए इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास होने वाला है। भाइयों की ओर से तो उन्हें शगुन मिलेगा ही, दिल्ली सरकार की ओर से भी उन्हें खास तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली लक्ष्मी योजना, पहले महिला समृद्धि योजना को अगस्त 2026 से दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना की पहली किस्त 28 अगस्त को खाते में आने वाली है। 1 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना के 2,500 रुपए पाने के लिए पात्रता की शर्त क्या है? 2,500 रुपए के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी? दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे होगा? आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। पटना, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बिहार ने एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में जमा राशि 30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। यह उपलब्धि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खातों के बढ़ते उपयोग तथा लोगों में विकसित हो रही बचत की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
देश भर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल जमा राशि 3.09 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है और उसमें बिहार का योगदान दूसरे नंबर पर रहा है। बिहार सरकार ने कई अभियान चलाए जिसके द्वारा लोगों तक सही जानकारी पहुंची। इससे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। रांची, नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मिली। 2.20 करोड़ रुपए के इनामी भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को देर रात एक संयुक्त ऑपरेशन में दबोच लिया गया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी, राज्य पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की रणनीति के तहत यह कार्रवाई धनबाद और गिरिडीह सीमा पर स्थित मनियाड़ी इलाके से गई। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा अपने साथियों के साथ टाटा मैजिक गाड़ी से जा रहा है। इस गिरफ्तारी के साथ ही देश को लाल आतंक के टॉप लीडरशिप से बड़ी मुक्ति मिली है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार के निर्देशों के अनुरूप जिले में प्रतिदिन नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के अनुसार शेखपुरा जिले में कुल 5,24,385 लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जाना है। वर्तमान में 5,07,790 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। शेष 26,595 पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पटना, जनशक्ति जनता दल के मुखिया और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे मंगलवार शाम को जेल से बाहर निकल गए। उसके बाद वो सीधे अपनी माता राबड़ी देवी से मिले और छोटे भाई तेजस्वी यादव से कौटिल्य नगर वाले लालू परिवार के आवास पर मिले। दोनों भाई इस बार आमने हाइफन सामने होकर मिले। तेज प्रताप यादव को 2-5 जुलाई को हुए बिहार बंद के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव ने विदेश से लौटने के बाद अपने भाई के लिए आवाज उठाई और आंदोलन की चेतावनी दी थी। पटना, ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने बताया कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए मजदूरी मद में 1,307 करोड़ 53 रुपए की मंजूरी और व्यय की स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है। पटना, बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अंतिम दिन मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो नेता विधानसभा के अंदर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते उस पर जनता भरोसा क्यों करती है। चिराग पासवान ने कहा कि आज की तारीख में जनता ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी दी है, लेकिन उनकी सबसे अहम भूमिका विधानसभा में है। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार के मौके देना और सरकार में नौकरी पाने के लिए आर्थिक मदद करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत परीक्षा की तैयारी के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। जो छात्राएं यूपीएससी और बीपीएससी का प्री क्लियर कर चुकी हैं, उन्हें मेंस की तैयारी के लिए सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। पटना, बांकीपुर उपचुनाव कल मतदान होगा। पटना के डीएम ने बताया कि गुरुवार 30 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए ये सभी 422 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है। डीएम एसएसपी ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां लगाई गई हैं। 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 4 2 सेक्टर पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। उपचुनाव में 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। शादी करने पर अगर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मिल जाएं तो जी, बिहार में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिसके मुताबिक शादी करने पर सरकार की ओर से 1 से 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त है, शादी इंटरकास्ट यानी अंतरजातीय होनी चाहिए। मतलब पति और पत्नी में से कोई एक आरक्षित श्रेणी में आने वाली जाति से आता हो। पटना, बांकीपुर उपचुनाव में अपनी सीट को बचाना बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। सियासी परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओवरऑल बांकीपुर में क्या चल रहा है, इसे लेकर वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब नीतीश जी को भी प्रचार में उतार दिया है। अभी मैंने नीतीश जी की एक वीडियो अपील सुनी जिसमें उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। भागलपुर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नागालैंड जिले के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पर पूजन अर्चन एवं दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार शिक्षण कार्य की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर सामग्री के लिए संपूर्ण बजट के साथ काम कर रही है। प्रगति योजना। केंद्र सरकार ने गांव के युवाओं को खेती करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने और उन्हें आधुनिक खेती की विधियों को सीखने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की, जिसका नाम प्रगति योजना रखा गया। इस योजना में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ 8 राज्यों में कृषि करने वाले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे किसानों को आधुनिक खेती, तकनीकी सलाह, मिट्टी जांच, कृषि मशीनों और बाजार से जोड़ने में मदद कर सके। पटना। बिहार में मानसून के धोखे से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। राज्य में सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते धान की रोपनी प्रभावित हुई है। वर्तमान में स्थिति यह है कि बिहार में अभी भी 38% से अधिक रकबे पर धान की रोपनी होना बाकी है। वहीं जिन इलाकों में रोपनी पूरी हो चुकी है, वहां भी बारिश की भारी कमी के कारण खेत सूखने लगे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो इस साल धान के उत्पादन में 15 से 20% तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। मुजफ्फरपुर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुजफ्फर जिले की साहिबगंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह को फौरी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। वर्ष 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। इस मामले में राजू कुमार सिंह की 4 साल की सजा हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि निकट भविष्य में इस अपील पर अंतिम सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। हाई कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि का एक स्थानीय जमानती पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कोर्ट की रजिस्ट्री में पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा जमा कराने का आदेश भी दिया गया है। पटना। दिल्ली। पप्पू यादव इस बार कंगना रानौत से भिड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा है। पप्पू यादव ने कंगना रनौत की ओर से देश की युवतियों और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही छात्राओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, कंगना से जवाब मांगने और मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। पटना। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बांकीपुर चुनाव प्रचार का वीडियो जबरदस्ती बनवाया गया है। तेजस्वी यादव को तो पता होगा कि नीतीश कुमार को किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जब खुद को शेर कहने वाले लालू यादव नीतीश से जबरन अपनी बात नहीं मनवा सके तो किसी और के बारे में क्या कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव को 2015 की बात जरूर याद होगी कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी लालू यादव नीतीश कुमार से अपनी बात नहीं मनवा सके थे। उस समय तेजस्वी नए नए राजनीति में आए ही थे। नीतीश कुमार के बुलंद इरादों को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था। पटना। बिहार में टूरिस्टों और आम लोगों के लिए भी सस्ती हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, लेकिन इस नई सेवा के नाम पर साइबर ठगों ने भी अपना जाल बिछा दिया है। इसी दौरान साइबर ठगों ने लाखों रुपयों की ठगी भी कर ली है। इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने ठगी के मामले सामने आने पर जांच शुरू की तो इसके तार जुड़ते चले गए। पटना की साइबर थाने की टीम ने सोमवार और मंगलवार को झारखंड के तिलैया में 2 अलग अलग जगहों पर रेड डाली। इसी दौरान पुलिस मोबाइल लोकेशन का पीछा करते हुए तिलैया के न्यू कॉलोनी भादोड़ी पहुंची। वहीं से आरोपी मुन्ना पासवान दबोच लिया गया। संसद के मानसून सत्र में बुधवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनटीए को लेकर सवाल उठाए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरटीआई और ऑडिट को चोरी वाली सभी तरह की व्यवस्था से दूर कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी तय होगी। पटना। तेज प्रताप यादव को मंगलवार की रात बेउर जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन अब लेफ्ट पार्टियों ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा न करने पर सवाल उठाए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने बुधवार को आरोप लगाया कि बिहार सरकार द्वारा नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के फैसले के बावजूद पार्टी विधायक संदीप, सौरभ और कई अन्य छात्र प्रदर्शनकारी पटना स्थित बेउर केंद्रीय कारागार में बंद हैं। पटना।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भले खत्म हो गए हों, मगर चुनावी लटके झटके अब भी चल रहे हैं। कोई पार्टी किसी दल के बयान पर निशाना साधेगा तो कोई दल के किसी पोस्टर को निशाना बनाएगा, कोई थाने के शरण में जाएगा तो कोई सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। शुरुआत करने में इस बार जनता दल यू आगे रहा। जदयू ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में क्या आपत्ति जताई और किस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अर्रिया नेपाल के दीवानगंज में सांप्रदायिक हिंसा से 4 दिनों से जारी तनाव के बीच भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जोगबनी मुख्य सीमा पर सुरक्षा एजेंसी को नेपाल सरकार ने अलर्ट मोड में रखा है, जिसके तहत बिना पहचान पत्र के भारत साइड से किसी के भी नेपाल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसा हिंसा से निपटने और किसी को भी नुकसान न पहुंचने के उद्देश्य से किया गया है। नेपाल के कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा समिति की बैठक में रोहिंग्या मुसलमानों के संभावित घुसपैठ, धार्मिक संगठन के आवरण में खल नेपाल प्रवेश करने वाले समूह के जोखिम के मद्देनजर नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया। नेपाल में बिना वैध परिचय पत्र के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। पटना दिल्ली, माथे पर जस्टिस बैंडेज, हाथ में प्लास्टर, कंधे पर लाठी। कुछ इस अंदाज में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मीडिया के कैमरे के सामने अवतरित हुए। संसद के मॉनसून सत्र के बीच राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का एक अलग ही रूप देखने को मिला। माथे पर जस्टिस लिखा, बैंडेज, प्लास्टर लगाए और हाथ में लाठी थामे संसद पहुंचे। पप्पू यादव ने देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बल प्रयोग का पुरजोर विरोध किया। पटना, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी ने पुलिस और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से 182 बांकीपुर विधानसभा के पुलिस पर्यवेक्षक को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर आरोप लगाया गया है कि चुनाव से ठीक पहले जन सुराज के प्रमुख कार्यकर्ताओं को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। इस संबंध में पार्टी के निर्वाचन अभिकर्ता अजय द्विवेदी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और आम जनता के लिए एक जन अपील जारी की है। इसमें उन्होंने अपने पूर्व निजी सहायक होने का दावा करने वाले मोतीलाल राय और उसके सहयोगियों के बहकावे में न आने और सतर्क रहने की अपील की है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मोतीलाल राय पर चोरी एवं अन्य संगीन मामलों में पुलिस प्राथमिकी फायर दर्ज है और वह वर्तमान में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। ताजा सूचनाओं के अनुसार आरोपी मोतीलाल राय अपने साथी संदीप निवासी हरियाणा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक बार फिर से भ्रामक गतिविधियों में सक्रिय होने का प्रयास कर रहा है। नालंदा, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक बाबा मणिराम अखाड़ा परिसर में एक सप्ताह तक चलने वाला प्रसिद्ध लंगोट अर्पण मेला बुधवार से भक्तिमय माहौल में शुरू हो गया। सदियों से चली आ रही समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बाबा मणिराम के पवित्र लंगोट को थाल में सजाकर सिर पर रखा और दरबार में हाजिरी लगाई। अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पवित्र लंगोट अर्पित किया तथा जिले में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुपौल जिले में डायरिया से डर नहीं अभियान के अंतर्गत विश्व ओआरएस दिवस के अवसर पर बुधवार को सदर अस्पताल के सभागार में भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया, पीएसआई इंडिया और कैनव्यू के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर ममता कुमारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डायरिया की समय पर पहचान, रोकथाम और उपचार में ओआरएस घोल व जिंक की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने आम जनता से स्वच्छता अपनाने और बच्चों में दस्त की शिकायत होते ही तुरंत ओआरएस घोल के साथ जिंक की नियमित खुराक देने की अपील की ताकि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के खतरे को टाला जा सके। पाटना, राज्य सरकार के 7 निश्चय त्री कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत बिहार के सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में संचालित आईओपीडी और आई ऑपरेशन थिएटर आईओटी की सेवाओं को प्रभावी व आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों का अंतर्विश्लेषण, गैप एनालिसिस कराने का निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में राज्य के 25 जिला अस्पतालों में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं व आवश्यक संसाधनों का वास्तविक आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य के अनुमंडलीय व जिला अस्पतालों में नेत्र सर्जरी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
ससाराम रोहतास जिले के डेहरी में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। वे डेहरी में भगवान वेदव्यास ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवान वेदव्यास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के स्थानीय विधायक सोनू सिंह भी मंच पर विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने सत्ताधारी व्यवस्था की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन की तानाशाही ने अंग्रेजों के दौर के जनरल डायर की याद ताजा कर दी है। सुपौल जिले के मरोना प्रखंड अंतर्गत सरोजा बेला पंचायत के वार्ड संख्या -1-2 स्थित कोनी गांव में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि परिजनों को घर से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 परिवारों के आशियाने पूरी तरह तबाह हो चुके थे। 5 परिवारों का सब कुछ राख। 5 लाख की क्षति इस अगलगी में सुखदेव यादव, दिनेश यादव, शंभू यादव, दीपक यादव और संजय यादव के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अग्निकांड में घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और आवश्यक सरकारी कागजात जलकर नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सुपौल कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बुधवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने किशनपुर अंचल की दुबियाही पंचायत वार्ड संख्या 6 एवं 7 तथा सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड की ढोली पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसी नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रभावित परिवारों के बीच तत्काल बांटी गई पॉलीथीन शीट्स। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कटाव पीड़ितों की आवश्यकताओं का त्वरित आकलन किया और अधिकारियों को अविलंब राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रशासन की ओर से बेघर और प्रभावित परिवारों को बारिश व प्रतिकूल मौसम से सुरक्षित रखने के लिए तत्काल पॉलीथीन शीट्स का वितरण कराया गया। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी बौरने पंचायत के सरैया गांव स्थित मध्य विद्यालय सरैया में बुधवार को मिड डे मील में कीड़े मिलने के आरोप के बाद जमकर हंगामा हो गया। छात्रों और अभिभावकों के विरोध के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया, जिससे पूरे दिन पठन पाठन पूरी तरह ठप रहा। छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन में कीड़े पाए गए। जब छात्रों ने इसकी शिकायत शिक्षकों से की तो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक दयानंद रजक ने कथित तौर पर शिकायत करने वाले छात्रों की पिटाई कर दी। 5 सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में 22,000 सेविका एवं सहायिका पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस कदम से राज्य की हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास व पोषण सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत लखीसराय और किशनगंज में शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके तहत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.96 करोड़ और किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53.71 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लाखों परिवारों को नल से सुरक्षित पेयजल मिलेगा और शहरी आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी। मिथिलांचल के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए दरभंगा जिले के रैयाम तथा मधुबनी जिले के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों और गन्ना उपोत्पाद बाइप्र उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस पहल से क्षेत्रीय गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा जमुई जिले में NH 333A 333 NH 333 एम्पियर पर यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 बड़े RCC पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत खैरा सोनोपथ के 72वें किमी पर नरियाना घाट, क्यूल नदी पर 93.82 करोड़ तथा 80वें किमी पर मंगोबंदर सुकनर नदी पर 55.96 करोड़ की लागत से नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इन पुलों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय कृषि व व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य में सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने और विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत वेजफेड वीजी फीड की त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था के विस्तार हेतु 106.39 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके जरिए प्रखंड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए रीफर वाहनों की व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुजफ्फरपुर आम्रपाली ऑडिटोरियम फाउंडेशन स्टोन। शहरवासियों को जल्द ही क्लब रोड मिठनपुरा में 1000 दर्शकों की क्षमता वाले आधुनिक आम्रपाली ऑडिटोरियम की सौगात मिलने जा रही है। महापौर निर्मला देवी ने बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस पूरे प्रोजेक्ट के नवनिर्माण पर 12.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुराने और जर्जर हो चुके ऑडिटोरियम को ध्वस्त कर उसी स्थान पर नया आधुनिक ढांचा खड़ा किया जा रहा है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नवराइज लैंडस्केप प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है, जिसे 18 महीने के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य मिला है। शिलान्यास समारोह में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा और नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह मौजूद रहे। पटना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण जरूरी है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। ये बातें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कही। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर पटना जू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री ने पटना जू में जन्म लिए 4 शावकों का नाम रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि रखा। वीटीआर में बाघों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। पटना, बिहार सरकार ने 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन क्षेत्रों में विकास योजना मास्टर प्लान के अंतिम प्रकाशन के बाद भूमि की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण फिर से शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार लैंड पूलिंग, भूमि क्रय और भू अर्जन जैसी प्रक्रियाएं भी प्रारंभ करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। फिलहाल इन सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में मास्टर प्लान तैयार करने का काम चल रहा है। इसी कारण जमीन की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगी हुई है। इस दौरान यदि किसी किसान या भूस्वामी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत है तो वह केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड को ही आवेदन देकर जमीन बेच सकता है। यानी मास्टर प्लान तैयार होने तक आवास बोर्ड ही जरूरतमंदों से जमीन की खरीद करेगा। पटना, राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक अतिथिशाला और भोजशाला योजना जल्द शुरू होगी। इसके तहत राज्य में पंजीकृत श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। बुधवार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा भोजशाला योजना और श्रमिक अतिथिशाला योजना संचालित की जाएगी। रोजगार की तलाश में शहरों में आने वाले निर्माण श्रमिकों तथा दूसरे राज्यों से लौटने वाले बिहार के श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार श्रमिक अतिथिशाला का संचालन होगा। पहले चरण में पटना के 9 प्रमुख स्थानों पर अतिथिशाला को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र स्टेशन, बैरिया 0 माइल, आईएसबीटी कंकड़बाग, दानापुर जंक्शन, सगुना मोड़, बेटा कॉरिडोर, नौबतपुर और दीदारगंज में अतिथिशाला का संचालन किया जाएगा। बाद में इस सुविधा का विस्तार राज्य के सभी जिलों तक किया जाएगा। मुजफ्फरपुर सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर सामने आया है। जिले के 8 अलग अलग प्रखंडों में सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के कुल 460 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी भेज दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सुरक्षा गार्ड के 350 पदों और सुरक्षा सुपरवाइजर के 110 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव करने के लिए 7 अगस्त से 19 अगस्त तक विभिन्न प्रखंड परिसरों में जॉब कैंप लगाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस रोजगार नियोजन शिविर में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पटना, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए सेवा संयोजन शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लागू की गई इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही कनेक्शन पर होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। नई व्यवस्था के तहत विद्युतीकृत क्षेत्रों में एलटी सिंगल फेज, एलटी 3 फेज तथा एचटी श्रेणी के एक 50 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे। इससे कनेक्शन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होगी।
अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 29 जुलाई को 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.17% गिरकर 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव फिलहाल कुछ समय के लिए कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका असर अब भी दुनिया भर के तेल और गैस बाजार पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बनी हुई है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण होर्मुज जलडमार्ग मध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई है, जिसका असर गैस और तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है। एथेनॉल को लेकर पिछले कुछ समय से देश में लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच संसद में भी ई बूस्ट पेट्रोल और एथेनॉल उत्पादन को लेकर सवाल उठाए गए। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने एक अहम जानकारी साझा की है। सरकार ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को चावल अपनी औसत खरीद और रखरखाव लागत से करीब 40% कम कीमत पर बेचा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।